नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जिस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हरियाणा में लीडरशिप में बदलाव के बाद भी कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है, खास करके लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर ये समझने की कोशिश की जाए। बल्कि हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब इस सियासत में जेजेपी के प्रमुख और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश के दिग्गज भूपिंदर हुड्डा को समर्थन देने की बात कही है। दुष्यंत चौटाला ने अपनी दलील में कहा है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, रणजीत सिंह हिसार से उम्मीदवार हैं। इन लोगों ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और ये सीधा दिखने लगा है कि कुल 5 विधायक विधानसभा से बाहर हो चुके हैं और बीजेपी सरकार के पास साधारण बहुमत नहीं है। इसीलिए दुष्यंत ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने को कहा है। लेकिन सीएम नायब सैनी डटे हुए हैं, कहते हैं सरकार पर कोई आंच संकट नहीं है। तो क्या सरकार नायब सैनी सरकार संकट में है? और इसके साथ ही कुछ सवाल हैं जो कि इस सियासी परिस्थितियों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में इन सवालों को ज़रूर समझा जाए, ताकि जनता को ये समझने में आसानी हो जाए कि हरियाणा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने ये जो सेट की प्लानिंग, उसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है। क्या गिर जाएगी हरियाणा में सैनी सरकार लोकसभा चुनाव में? हरियाणा में बीजेपी को इससे कितना नुकसान हो जाएगा? और क्या हरियाणा में लीडरशिप परिवर्तन बीजेपी को भारी पड़ रहा है? इससे ऐसे भी देखा जा सकता है जेजेपी का विपक्ष के साथ आना किस रणनीति को दिखाता है। क्या पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर को साधने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके पार्टी की जो परिस्थितियां हैं उसे भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं जेजेपी के प्रवक्ता अजय चौधरी जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं रामराजी शर्मा जी, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में रामराजी जी आपसे करना चाहूँगी। आपकी सरकार संकट में है, ये बात कांग्रेस भी कह रही है, दुष्यंत चौटाला भी नैतिक आधार पर नायब सैनी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों के अलग हो जाने से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में असर तो पड़ेगा। देखो नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं है और कोई आए कोई जाए, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और कांग्रेस ने इन एमएलएज को क्या प्रलोभन दिया है, वो कांग्रेस का इनका कैसे इनको ले गए, कांग्रेस का इनका इंटरनल मैटर है, उस पे हम जाना नहीं चाह रहे। और एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जब मुख्यमंत्री सदन का नेता मनोनीत होता है, उस पार्टी का विधायक दल का नेता मनोनीत होता है जी, वो सदन में अपना बहुमत साबित करता है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने सदन में अपना बहुमत साबित किया है। और दूसरा, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार 6 महीने तक उनके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है जी। और वैसे भी हमारे पास में स्पष्ट बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास में है। और जो भाई ये प्रचार कर रहे हैं अल्पमत में है, वो गुमराह कर रहे हैं जनता को। और मैं हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन से भी विनम्र आगे करता हूं कि ऐसे किसी बहकाई में ना आए। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगली बार फिर जनता के आशीर्वाद से हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। पहले मोदी जी की सरकार बनेगी, अब की बार 400 पार एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। काम के आधार पर हम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगेंगे और जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि जनता ने तो मोदी की नीतियों पे क्या नाम है मोहर लगा दी थी। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, उन राज्यों में आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर उन्होंने मोहर लगाई। वो नीतियां एक सुनामी का रूप धारण कर चुकी हैं, वो अब रुकने वाली नहीं है। और जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार फिर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे
क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया मोदी है तो मुमकिन है। जी, लेकिन जिन 3 हाँ। निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, क्या वो मोदी है तो मुमकिन है इस नारे को अब अपने साथ जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि अब क्या उनकी राजनीति अब बीजेपी के साथ जो है फलती फूलती नजर नहीं आ रही? कहीं ना कहीं शक तो इस बात पर जो है ये बातें रखी जा रही है, स्वयं विपक्ष की तरफ से रखी जा रही है। मैं अजय चौधरी जी से समझ लेना चाहती हूँ, जेजेपी निर्णायक भूमिका में दिख रही है, 10 जो सीटें हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुलकर आप आ गए हैं, कह रहे हैं कि अगर विपक्ष इस तरह की कोई अगला कदम उठाता है तो हम साथ देंगे। अजय जी, क्या सत्ता विरोधी लहर को साधने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार से आपको बेदखल किया गया और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं हरियाणा में, पार्टी की कुछ खास है नहीं, बहुत बड़े संकट से जेजेपी भी गुजर रही है। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूं? जी, मेरा नाम नेहा शुक्ला है। जी नेहा जी, जो कल 3 हरियाणा प्रदेश के निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापिस लिया भारतीय जनता पार्टी से, जी और जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि 13 मार्च को आदरणीय सीएम साहब ने विश्वास मत हासिल किया है, तो 6 महीने के अंदर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जो हरियाणा प्रदेश में आज राजनीतिक हालात बने हैं, इनके मायने बड़े अलग हैं, और सारा का सारा जो मामला है वो संविधान के अंतर्गत आता है। तो मैं 5 मिनट का समय आपसे चाहूंगा, और साथी जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो बीच में इंटरप्ट ना करें। जी 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रेज होते हैं। पहला ये कि क्या नायाब सरकार के हरियाणा प्रदेश में अल्पमत में है? दूसरा, अगर नायाब सरकार अल्पमत में है तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज आउट होता है कि अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है। ये तीनों जो क्वेश्चन हैं सबसे पहले समझने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या सरकार अल्पमत में है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 90 है। 2 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी अब कुल 88 विधायक बचे। 30 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, 10 जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको मिलाकर के संख्या होती है 40। 3 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने अभी समर्थन वापस लिया है, उनकी संख्या होगी 43। एक अभय सिंह जी चौटाला है जिनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, 44। एक बलराज कुंडू है जिनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के पास जिनका समर्थन नहीं है उनकी संख्या 45 है। 13 मार्च को जब सरकार ने बहुमत हासिल किया तो इनके पास विधायकों की संख्या 46 थी। 3 उनमें से इनसे समर्थन वापस ले लिया। तो आंकड़ों से बिल्कुल साफ जाहिर है कि सरकार के पास अब 43 विधायक हैं और सरकार अल्पमत में है। ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। ठीक है, ये तो ये रामराजी जी को भी पता ही है पहले से। जी अब दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि इन्होंने कहा, ये बड़े संवैधानिक क्वेश्चन है और मैं लॉयर हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर कहता है। और विद्रोही जी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक डिबेट में थे, वहां पर भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था। 2 तरह की बातें होती हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। संसदीय प्रावधानों के अनुसार एक होता है विश्वास प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव विश्वास मत हासिल करने के लिए हमेशा सरकार के लोगों के द्वारा लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार विश्वास मत हासिल करने के 15 दिन के अंदर ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाए तो उसके 6 महीने के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो सरकार, हरियाणा सरकार है, वो 13 मार्च को उन्होंने अपना विश्वास मत हासिल किया था, तो 15 दिन हो चुके। तो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जा सकता है। उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ, जो हुड्डा साहब लेकर के आए थे, वो फरवरी में खारिज हुआ था। तो इसमें कोई दो राय नहीं, 15 दिन के बाद विश्वास मत हासिल करने के बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो। जी बिल्कुल। अब तीसरा क्वेश्चन ये रेज आउट होता है
कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आए। आर्टिकल 174 के मुताबिक विपक्ष का जो नेता है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए या फिर राज्यपाल ये हिदायत दे कि आप फ्लोर टेस्ट करें। आपने अभी देखा होगा नेहा जी, 29 जून 2022 को महाराष्ट्र में इसी तरह का घटनाक्रम हुआ जब विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय विपक्ष में थे, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस साहब, वो राज्यपाल किशोरी जी से मिलते हैं और उनको एक पत्र सौंपते हैं कि उद्धव सरकार के पास विश्वास मत नहीं है जी। और उस पत्र के आधार पर किशोरी जी 30 जून को उनको आदेश देते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करो। हरियाणा प्रदेश में माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की जिम्मेवारी बढ़ती है कि विपक्ष के नेता के नाते, सबसे बड़े विपक्षी दल के नाते वो एक ब्रेक महामहिम राष्ट्रपति से मिले और उनको ये कहे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है कि जो आंकड़ों से क्लियर है, और उसके ऊपर महामहिम ये आदेश थे कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं जी। मुझे अजय जी, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने बात रखी है। यहाँ पर जो पूरी सियासी यहाँ पर गणित दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कांग्रेस ने आखिर जिन निर्दलीय विधायकों को अपने खेमे में ले लिया है, फिर अगला कदम उठाने से पहले इतना सन्नाटा क्यों है कांग्रेस के खेमे में? अब जेजेपी के प्रमुख जो खुलकर बोल रहे हैं या फिर जेजेपी जिस तरीके से कांग्रेस के साथ आने की बात कर रही है, कांग्रेस को साथ लेने में हिचकिचाहट क्यों दिख रही है या फिर खामोशी क्यों? अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आना पार्टी की तरफ से, ये क्या बताता है? समझेंगे। विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो क्या संकट में है हरियाणा की सैनी सरकार, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और हरियाणा में क्योंकि लोकसभा चुनाव की आज भी साथ साथ चल रही है और ऐसे में जो सरकार है प्रदेश की, उस पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इससे जो मतदाता है किस तरीके से देख रहा है। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं समझना चाहूंगी कि कांग्रेस एक दिन पहले जिस तरीके से इन विधायकों को साथ लेकर आई, फिर जेजेपी भी साथ में आ रही है, लेकिन अभी तक जो खामोशी है, अभी तक अगले कदम का कुछ सामने ना आना, ये क्या दर्शाता है विद्रोही जी? जी, आपको, भाई रामराज जी को, भाई अजय जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 3 विधायक हमारे साथ आए, स्वेच्छा से आए। हमें उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। अब उन 3 विधायकों के आने के बाद भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई। 12 मार्च को जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उससे 1 घंटा पहले उन्होंने राज्यपाल को लिख कर दिया था कि मेरे पास 48 विधायक हैं। उन 48 विधायकों में से 2 ने तो त्याग पत्र दे दिया और 3 ने वापस ले लिया, उनके पास 43 रह गए। और जो 3 विधायक थे, उन्होंने आज राज्यपाल जी को लेटर लिख दिया है कि भाई हमने समर्थन वापस ले लिया। अब ये राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं। राज्यपाल को सुनिश्चित करना होता है कि जो मुख्यमंत्री सत्ता में है उसके पास बहुमत है या नहीं है। राज्यपाल के पास उपस्थित आंकड़ों के अनुसार भाजपा सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राज्यपाल उन्हें निर्देश देते हैं कि भाई आप फ्लोर टेस्ट करो। और जहां तक अजय जी ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के 15 दिन बाद, उनको शायद जानकारी नहीं है। चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो चाहे विश्वास प्रस्ताव हो, दोनों ही एक तरह ट्रीट होते हैं। और चाहे आपने विश्वास मत ले लिया हो और चाहे आपने अविश्वास मत लिया हो, 6 महीने तक न तो आप ला नहीं सकते। ये है कानूनी प्रावधान जी। अगर ये प्रावधान ना होता तो हमें अविश्वास प्रस्ताव रखने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती। पर क्योंकि दूसरा प्रावधान हमारे पास मौजूद है, वो प्रावधान मौजूद क्या है कि राज्यपाल के पास जो 48 विधायकों का लिखित समर्थन दिया था लिखकर 12 मार्च को जी, और 13 मार्च को जब विधानसभा में पटल पर हुआ तब भी 48 विधायक ही थे, तो उनके अनुसार केवल 43 विधायक रह गए। हम ये नहीं कह रहे कि 43 विधायक रहने के बाद सरकार नहीं चल सकती। हो सकता है सरकार गिर जाए, हो सकता है ना गिरे, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि अल्पमत की सरकार भी चल जाती है, क्योंकि बहुत से लोग अब्सेंट रह जाते हैं या आते नहीं, कोई दल बदल कर लेता है। परंतु ये सब कुछ प्रक्रिया विधानसभा के सदन में ही होगी। अब
जजपा ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं। अब जजपा की क्या हालत है ये आपने 13 मार्च को देखा होगा, आप भी चंडीगढ़ में रहती हैं। जब इस सरकार का फ्लोर टेस्ट आया, जजपा ने तो उस फ्लोर टेस्ट में कोई आए ही नहीं, 10 में से 1 भी नहीं आए। इन्होंने व्हिप जारी किया। व्हिप जारी करने के बाद भी इनके 5 विधायक स्टैंड बाई खड़े थे विधानसभा के अंदर जी। और जब तक विश्वास प्रस्ताव नहीं आया और जब लगा कि 48 के विधायक हमारे पास मौजूद हैं, तब एन जब वोटिंग का टाइम आया तब जजपा के 5 विधायकों ने सदन छोड़ा था, जबकि का व्हिप जारी हो चुका था। तो जजपा के विधायक कटु सत्य यह है आज इनके साथ नहीं है। उसका कारण बता देता हूं मैं। इनका एक विधायक हमारे साथ खुला आ चुका है, उनका नाम है ईश्वर सिंह। उन्होंने अपने लड़के को हमारे पास भेज दिया, खुद क्योंकि इसलिए नहीं आए कि दल बदल कानून के तहत सदस्यता चली जाती है। इनके 5 विधायक खुलेआम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, पर क्योंकि वो भी खुलकर इसलिए नहीं आ रहे कि 7 विधायक चाहिए। 6 विधायक इनके पास हैं, पर जो 7वां विधायक है ईश्वर सिंह, वो इनके साथ भाजपा में जाने को तैयार नहीं है, इसलिए 2/3 बहुमत बनता नहीं। अब ये स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी, कोई जाएगा या नहीं जाएगा, ये केवल कल्पनाएं हैं। मैं कह रहा हूं केवल कल्पनाएं। तो दुष्यंत चौटाला किस बात की यहाँ पर वो दम भर रहे हैं जी? अब दुष्यंत चौटाला जी का चरित्र मैंने बता दिया कि 13 मार्च को वो थे ही नहीं, विधानसभा में थे ही नहीं। वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने तो वक और दिया था इनको, वो तो थे ही नहीं विधानसभा के अंदर। और अपने जो पहली बार आप भी पत्रकार होंगी, ये तो आपने व्हिप जारी होते देखे हैं कि भाई सरकार के खिलाफ वोटिंग करनी है जी। और वो पहला एक व्हिप है हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में। आप जितने व्हिप जारी होते हैं, आप पत्रकार के नाते उनकी खोज कर लें, आपको एक भी व्हिप नहीं मिलेगा जिसमें यह लिखा गया हो कि भाई कोई विधानसभा के विश्वास मत के समय विधानसभा के सदन में जाएगा नहीं। बाइकाट भी होते हैं, वॉकआउट भी होते हैं। जैसे आप सदन में चले गए और जो ही आपने अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव आया, आपने वॉकआउट कर दिया, ये भी होता है जी। परंतु ये आज तक नहीं हुआ कि कोई दल जो विपक्ष में अपने आप को कहता हो और वो लिखित रूप से व्हिप जारी करे कि हमारा कोई सदस्य सदन में नहीं जाएगा। तो ये अब क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी के साथ थे, फरवरी के अंदर जो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया था उसमें वो सरकार के साथ थे जी। और मार्च में ये लोग इनकी सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ये अलग हो गए। तो आज इनको जनता की टीम मानती है भाजपा की, उन्हीं के साथ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 19 के अंदर भी जन भावना के विपरीत इनका जो वोटर है, कोर वोटर, वो खिलाफ था। अपने वोट की भावना के खिलाफ जाकर इन्होंने भाजपा से गठबंधन किया। अब इनको जब चुनाव में नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई वोट नहीं मिलने वाली, रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, इन्होंने अपना पाला बदला है, वो इनका अधिकार है, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। पर हमारी रणनीति इनको ऊपर निर्भर रहकर हम अपनी रणनीति को नहीं बना सकते, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ऐन मौके पर ये क्या करेंगे, क्योंकि इनका 5 साल का इतिहास तो ऐसा ही है। तो हमारी रणनीति बड़ी साफ है कि भाई एक तो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होते ही हम निर्दलीयों ने लिख के दे दिया, हम भी राज्यपाल को लिखेंगे कि अल्पमत में सरकार आ गई है। और अल्पमत में आने के बाद भी राज्यपाल तुरंत तो कोई कार्रवाई करता नहीं है, उसमें भी 10-12 रोज लगाता है। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि 25 तारीख को हरियाणा के अंदर वोटिंग है, इसलिए अगर हम लिखकर भी देते हैं, कोई कार्रवाई भी करते हैं, तो राज्यपाल कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे और वो 25 से पहले इनको फ्लोर टेस्ट करवाएंगे भी नहीं। फिर दूसरा रास्ता बचता है कोर्ट का। आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में भी जाओगे तो उसमें भी इतना टाइम लग जाएगा जी। तो हम अपनी सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये भी आकलन है कि 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, 25 जून को करनाल का वोटिंग होने वाली है। नायब सिंह सैनी जी चुनाव ही नहीं जीतने वाले। जब वो चुनाव नहीं जीतने वाले तो भाई साहब बहुत ज्यादा मतों से जीत रहे हैं बड़े भाई, कौन से परम हो? हमारा आकलन है, आप छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ हमारा आकलन है। मैंने क्या शपथ प्रयोग किया है, आप अपना आकलन ठीक है। यानी वो 4 जून के बाद की अभी रणनीति बना रहे हैं कांग्रेस के जो नेता हैं जी। भाई ये भी आ रहे हैं। अच्छा जी, मैं आऊंगी आपके पास जी। उस स्थिति के अंदर
इस्तीफा इनको देना ही पड़ेगा जी। और इसका संकेत मैं आपको बताऊं, इसका संकेत खुद इन्हीं के नेता दे चुके हैं। ठीक है, अभी तो बीजेपी बिल्कुल खत्म करिए, ब्रेक का समय हो रहा है। सुन लीजिए ना, मैं खत्म कर रहा हूं ना। जी जी। वो संकेत कहां से आए मैं बता रहा हूं। अभी 10-12 रोज पहले मेरे ही जिले के पास रेवाड़ी से 50 किलोमीटर दूर है नारनौल। नारनौल में इनकी जनसभा हुई जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद थे और इनके जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा के, कैबिनेट मिनिस्टर है रामविलास शर्मा, उन्होंने मंच पर कहा एक व्यक्ति का नाम लेकर जिसको मंत्री नहीं बनाया, बोला ये 6 जून के बाद मंत्री बनेगा। फिर अगली बार भाषण देते देते कहा एक नेता का नाम लेकर ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री मौजूद है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका, तो 6 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो सकता है? एक सीट खाली नहीं है। जी, परसों आपका राम राजी जी, सीधे सीधे जिस तरीके से विद्रोही जी ने परिस्थितियां रखी हैं, ये तो स्पष्ट है कि जो भी होगा वो 4 जून के बाद होगा। तो इसका जो आत्मविश्वास है वो सीएम नायब सैनी में देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर है, बीजेपी कमज़ोर हुई है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। जो 3 विधायक निर्दलीय कांग्रेस के साथ चले गए हैं, कांग्रेस कहती है कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर एक बड़ा खतरा बीजेपी के लिए पैदा हो ही रहा है। 10 लोकसभा सीटें और साथ ही साथ जो करनाल की सीट है, वहाँ पर जो उपचुनाव है, कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़े खतरे का आभास हो रहा है। 400 पार का आप नारा दे रहे हैं, हरियाणा में भी सीधे सीधे नुकसान दिखने लगा है। देखो मैं बताऊं आपको नेहा जी, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब जनता जनार्दन बहुत ही मतलब पारदर्शी तरीके से देख रही है कौन क्या कर रहा है, सरकार ने कैसा काम किया है, पहले वाली सरकारों का कार्यकाल कैसा रहा है, वो जनता देख रही है। अब पहले वाली सरकारें जो थी, उनके जो लड़के नौकरी लगाते थे, सरकारी भर्तियां होती थी, मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी लगा देता था। जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इस आधार पर भर्तियां होती थी। इस परंपरा को तोड़ के मनोहर लाल जी ने भर्तियां मेरिट के आधार पे की। उससे क्या फर्क पड़ा? आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, आज गरीब का बेटा, जिनके क्या नाम है 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज उस घर का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। जिनके पास में जींद्रो तक का भाड़ा नहीं था, आज उस घर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। समान विकास कार्य 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है। मैं समझता हूँ ये भी अपना आप में ऐतिहासिक कदम है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। रामराज जी को बोलने दीजिए, उनका प्लीज विद्रोही जी आप बोलिए मत, रामराज जी को बोलने दीजिए, आपको काफी समय दिया है। रामराज जी को बोलने दीजिए, बीजेपी की मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है। विद्रोही जी आपने काफी समय दिया है, रामराज जी को बोलने दीजिए। की कुर्सी भी तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका। आप आइए, किसी टाइम आइए, यू आर वेलकम एनी टाइम। आप किसी टाइम मिलिए, हर समय आपका स्वागत है, मैं आपके लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ उनका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, मिलनसार है, इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है, क्यों आज का युवा कल का भविष्य का निर्माता है। युवाओं ने आगे देखना है, और युवाओं को कांग्रेस ने नौकरियां नहीं दी, क्योंकि नौकरियां तो इनके टाइम में मैंने बताया जैसे खर्ची पर्ची से। रामराज जी, हरियाणा का नाम सबसे ऊपर आता है जब बेरोजगारी पूरे देश की दिखती है, तो हरियाणा अव्वल पे है। सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं बेरोजगारी है तो वो हरियाणा में है। इसके डाटा कई बार सामने आ चुके हैं। आपने न्याज इसके मूल कारण का पता करा? ये मूल कारण क्या है? 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा लगभग। अच्छा, कांग्रेस के शासन काल में इन्होंने क्या करना चाहिए था? चाइना ने अपनी जनसंख्या घटा ली, हर देश ने अपनी जनसंख्या घटा ली जी। ये क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए? क्यों तो क्या जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं हुआ इसलिए बेरोजगारी है? अब उससे बीजेपी ये कहना चाहती है क्या नाम है घटती, बेरोजगारी नहीं बढ़ती। इन्होंने एक समुदाय विशेष को तो छुट्टी दे दी,
वो मर्जी जितने बच्चे पैदा करें, 4-4 शादियां करें। नहीं रामराजी जी, क्या जनसंख्या पे नियंत्रण ना होना ही बेरोजगारी का मूल कारण है? एक शादी से दूसरी शादी नहीं कर सकते, 2 या 3 से ज्यादा बच्चे नहीं बना सकते, और एक बहुत ही काला कानून इन्होंने एक वो बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। अच्छी जमीन जो लगे वही वक्फ बोर्ड की होगी, जिस पर हाथ रख दिया वही वक्फ बोर्ड की जमीन होगी। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कांग्रेस के अंदर। नया जी, मैं समझता हूँ की आत्मा का वास हो गया है। विद्रोही जी, मैं आऊंगी, आप अपने बारे में बोल लीजिएगा। रामराजी जी को बात खत्म करने दीजिए। विद्रोही जी, मैं आऊंगी आपके पास, अजय जी के पास जाना चाहूंगी। बहुसंख्यक होता जा रहा है, बहुसंख्यक। अजय जी के पास जाऊंगी। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये कहाँ से आ गया? नायब सैनिक की सरकार पर संकट की बात हो रही है। रामराजी जी जा चुकी है, इनकी बेकायमा आने वाली नहीं है, उनको मजबूत। रामराजी जी, सैनिक सरकार पर संकट की बात हो रही थी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात कहां से आ गई? अजय जी, मैं अपने देश में ले आए, ठीक है अजय जी। रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे छात्र फंस गए थे, उन्होंने ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है जो महाशक्तियों का बीच में रुकवा के। पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि पीएम की दखल की वजह से युद्ध रुका। अजय जी, विद्रोही जी निवेदन करूंगी, मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी के पास जाने दीजिए। अजय जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं जेजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो मौके पर राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो पार्टी की राजनीति है वो विश्वसनीयता खो चुकी है। अजय जी से सवाल मेरा, रामराजी जी कृपया अनुरोध है, अजय जी से सवाल लेने दीजिए। अजय जी से सवाल लेने दीजिए। अजय जी, पार्टी की विश्वसनीयता जो पॉलिटिक्स है उसी पर सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं। आप साथ देने का बात कर रहे हैं, लेकिन जिसे साथ लेना है वो आप पर भरोसा नहीं कर रहे। नेहा जी, आज जो मुद्दा था वो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव का था जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एग्जाम इंग्लिश का हो और मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाए इस हालात में है। तो मेरा इनसे निवेदन है, अरे भाई साहब, आप तो देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। आपको पता है 6 महीने कौन गुमराह कर रहा है ये जनता तय कर लेगी। अजय जी को बात पूरी रखने दीजिए। रामराजी जी आपसे अनुरोध है, अजय जी को बात रख लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए। ये देश की जनता तय कर लेगी कि कौन भरोसा करने लायक है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अजय जी बात पूरी कर लीजिए। विश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ। रामराजी जी, अजय जी से बात पूरी कर लेने दीजिए। रामराजी जी, अनुरोध है, हम समय का मान नहीं रख रहे, समय बर्बाद कर रहे हैं। अजय जी को बात पूरी रखने दीजिए। जी पहले इनका वॉल्यूम कम कीजिए, बीच में फिर इंटरप्ट करेंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं बीच में। आप बात पूरी करिए। जी, जैसा कि विद्रोही जी कह रहे थे, सीनियर प्रवक्ता हैं जी और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इनके ऊपर एक शेर बड़ा स्टिक साबित होता है कि सब पे दस्ते करम बारी बारी रखो और झूठ बोलो तो आवाज थोड़ी भारी रखो। तो इन्होंने बड़ी भारी आवाज में बार बार कहा कि जजपा तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और इन्होंने कहा कि अजय को शायद लोगों की जानकारी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास मत दोनों एक हैं। इसलिए मुझे पता था कि ये क्वेश्चन रेज होगा। 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 75 को डिफाइन करते हुए इन दोनों चीजों को क्लियर कर दिया कि अविश्वास प्रस्ताव अलग है और विश्वास प्रस्ताव अलग है। विश्वास प्रस्ताव के विद इन 15 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। विद्रोही जी आप नोट कर लें। दूसरा, इन्होंने कहा कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए डायरेक्शन दे सकता है, निश्चित रूप से डायरेक्शन दे सकता है। और शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हैंड किया कि जब ये लगे कि सरकार के पास संख्या बल नहीं है तो महामहिम इस चीज के आदेश दे सकते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट करे। लेकिन अगर महामहिम कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह खामोशी साध करके बैठ जाए तो फिर विपक्ष के नेता की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जाए और उनको पत्र सौंपे कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दिए। बी टीम की भूमिका कौन निभा रहा है? बी टीम की भूमिका माननीय हुड्डा साहब निभा रहे हैं। मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा किस तरह के कैंडिडेट मुख्यमंत्री जी के सामने, खट्टर साहब के सामने उतारे, मैं वो चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये अपने आप में साबित करता है कि वो 2 दिन के अंदर एक बार भी महामहिम से जाकर के नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो सरकार का बचाव कर रहे हैं। और जिस तरह की भाषा
शब्दों की बाजीगरी आदरणीय विद्रोही जी कर रहे हैं, वो भी अपने आप में साबित करता है कि ये अंदर खाने मिले हुए हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा नेहा जी, 1997 से 2005 के बीच में नेशनल टीवी पर एक धारावाहिक टेलीकास्ट होता था, शक्तिमान, और उसमें मुकेश खन्ना जी शक्तिमान और गंगाधर दोनों के रोल में थे जी। लेकिन 950 एपिसोड जब देश के लोगों ने देख लिए तब उनको पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है। एक्चुअली में भूपेंद्र जी हुड्डा है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। सीबीआई और ईडी के डर से जैसा भारतीय जनता पार्टी उनको इशारे करते हैं, उनके इशारे पर नाचते हैं। इन हालात ने भी ये साबित कर दिया। तो जजपा को इस बात का कितने एपिसोड के बाद पता चला कि हुड्डा ही असली गंगाधर ही शक्तिमान है, जो आप आरोप लगा रहे सीधे से? कितने एपिसोड के बाद पता चला? जब तक आप सरकार में रहे तब तक आपको पता नहीं चला, जब आप सरकार से हट गए हैं, अलग हो गए, तब आपको पता चला? नेहा जी, जिस तरह से टिकटों का वितरण हरियाणा प्रदेश में किया और भारतीय जनता पार्टी को उसमें बेनिफिट देने की कोशिश की, इस तरह से कैंडिडेट उतारे गए कि उनके प्रत्याशियों को फायदा मिले जी। और अलग मत में सरकार होते हुए विपक्ष के नेता जब महामहिम के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, वो अपने आप में साबित करता है। विद्रोही जी, जेजेपी के प्रवक्ता ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आप तो बीजेपी के एजेंट के रूप में जो हुड्डा हैं, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही नहीं होता तो पत्र लेकर वो राज्यपाल के पास पहुंचे होते। विद्रोही जी, नहीं, बेशर्मी और अनैतिकता की हद होती है। जो लोग कल तक भाजपा के साथ सरकार में थे, उनके साथ मड़ाई खा रहे थे, और इनके विधायक सदन के अंदर आरोप लगा रहे थे कि भाई दुष्यंत चौटाला मोटी लूट कर रहा है सदन के अंदर, और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो विधायक इनका ही विधायक इनको विधानसभा सदन में भ्रष्टाचारी बता रहा था, उसके खिलाफ एक्शन ले। ऐसे लोगों की क्या विश्वसनीयता जो कल तक 11 मार्च तक इसी भाजपा के साथ, तो क्या उनकी बात का कोई मतलब है क्या? मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। दूसरी बात, सारा हरियाणा जानता है इनके 5 विधायक इनके साथ हैं। देवेंद्र बबली ने इनके अध्यक्ष के लिए क्या कहा है कि वो पगला गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, हिम्मत नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करते। सुरजन खेड़ा आज भी टुडे वोट मांग रहा था मुख्यमंत्री के साथ नरवाना के अंदर। इनका विधायक वो दादा गौतम खुलेआम कह रहा है कि इससे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति हरियाणा की राजनीति में कोई नहीं, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को। ये तो इनकी हालत है। और दूसरी बात, इन कानूनविद बन गए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वकील भी कैसे वकील हैं, जब इनको ये नहीं मालूम कि सदन के अंदर कानून नहीं चलता है, सदन चलता है नियमावली से, सदन चलता है प्रेसिडेंट से। और नियमावली कौन बनाता है सदन में? जो विधानसभा है और लोकसभा है, उसके अंदर ये नियम नहीं चलते कानून के, संविधान के। वो नियमावली होती है अलग उनकी, अविश्वास प्रस्ताव लाने की, प्रेसिडेंट लाने की उस बनी हुई नियमावली है, वो अलग है। वो संसद बता तो दे। जी अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। विद्रोही जी, संक्षेप में रखे बात में, फिर बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। जो एसआर बम्बई का मामला है, उसमें उन्होंने ये किया था कि भाई जो राजभवन के अंदर बुलाकर फैसला करते हैं, उसकी बजाय जो विधायक दल का बहुमत और बिना बहुमत का फैसला वो सदन में होगा। सुप्रीम कोर्ट केवल कानून की। अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी अजय जी, आपसे जवाब ले लेंगे। विद्रोही जी को बोलने दीजिए। विद्रोही जी, संक्षेप में रखे बात। कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि आपने किस तरह के लोग बुला लिए जिनको कोई जानकारी ही नहीं है, कुछ तो स्तर हो जानकारी। ठीक है विद्रोही जी, अजय जी से संक्षेप में समझ लेने दीजिए। समय की कमी है, समय की कमी की मजबूरी है। चंडीगढ़ में रहती है, कभी विधानसभा सदन में जाना और वहां पूछना कि सदन नियमावली से चलते, सदन के नियम अलग होते हैं। जी, ये हर एक पत्रकार को पता है विद्रोही जी, ये हर एक पत्रकार को मुझे लगता है पता ही होता है। अजय जी के पास जवाब ले लेने दीजिए। विद्रोही जी, समय की कमी है भाई। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं भाई, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। ठीक है विद्रोही जी, समय का अभाव है, अजय जी से समझ लेने दीजिए। अजय जी, क्या जवाब है? आपकी कानून की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। नेहा जी, कभी कभी हमने यूं भी दिल को बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझे वो औरों को समझाया है।
वेद प्रकाश जी पर ये मेरी लाइनें स्टिक साबित होती हैं। जो इन्होंने कहा, ये हमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया। हाँ, हमने किया और बड़ी शिद्दत से सरकार चलाई, ईमानदारी से सरकार चलाई। और ये लोग मैं यही कह रहा हूँ, आप ठीक है, 11 मार्च तक साथ थे उनके। ठीक है, अजय जी को बात रख लेने दीजिए जी। नेहा जी, उस आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन किए हुए हैं जो इनके भ्रष्टाचारों के खिलाफ संघर्ष करते हुए। ठीक है, वो तो गठबंधन का हिस्सा है, वो अलग मुद्दा है। अजय जी, जजपा खुद एक बहुत ही दुर्बल पार्टी बनती दिख रही है। निशान जी ने अभी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। विद्रोही जी समय की बर्बादी कर रहे हैं, हम कुछ भी जनता तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बहुत ही अनुरोध करूंगी मैं आप सभी माननीय प्रवक्ताओं से कि आप समय का सम्मान करें और जनता तक स्पष्ट बातें पहुंचने दीजिए। मेरा अनुरोध है, कृपया संक्षेप में बात रखें। अजय जी, आप कंक्लूड करें, फिर मैं बीजेपी की प्रवक्ता के पास जाऊंगी। मेरा यही कहना है नेहा जी कि जो सरेआम ये नारे देते थे कि देश की जनता भाग गई, सोनिया जा गई, सोनिया इटली भाग गई, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, उन नारे देने वालों के साथ ये गठबंधन करके सत्ता में आना चाहते हैं। तो आप जेजेपी भी तो विरोध करती रही थी बीजेपी का, उसके साथ गठबंधन में चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला। अजय जी, आप उसी का विरोध कर रहे हैं आज? आप मेरे से पूछ रहे हैं नया जी? बिल्कुल बिल्कुल। केंद्रीय विधायिका के समय सर छोटू राम जी जब ब्रिटिश लोगों के साथ सत्ता में शामिल हुए तो उनका बड़ा विरोध हुआ था। उनको खुद के गांव में भी नहीं घुसने दिया था। और जब उन्होंने किसान के हित में कानून बनाए, आज वो कानून इस तरह के हैं कि रहती सृष्टि तक लोग उन्हें याद करेंगे। तो जनता के लिए मजबूरी में बीजेपी का साथ देना पड़ा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी। ठीक है, बिल्कुल। काम का जगड़ रहे, हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, आगे फिर बनेगी जनता के आशीर्वाद से। ठीक है, अब की बात आश्वस्त है क्योंकि कांग्रेस शायद इंतजार कर रही है। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। अजय जी और बीजेपी की प्रवक्ता राम राजी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी का भी बहुत आभार। सबने समय दिया कीमती अपना। से टॉक के लिए दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर आप मुझे सीधे ईमेल भेज सकते हैं neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।